नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मस्क को ही खतरनाक कह दिया है मस्क के बनाए एआई ग्रॉक ने। मस्क ने खुद कहा कि लगता है ग्रॉक 3 के रूप में हमने एक दैत्य खड़ा कर दिया है। ग्रॉक का घोड़ा इस समय बेलगाम किसी भी दिशा में दौड़ता हुआ रौंदता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कब तक बेलगाम दौड़ेगा? क्या इंतजार किया जाए कि आज जिन बातों को ग्रॉक कह रहा है आने वाले दिनों में उसी से पलट जाएगा? जिसे ईमानदार कह रहा है उसे ही चोर कहने लग जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या सत्य का इतना मोल रह भी गया है जिसके मिलते ही इतना उत्साह दिखाई दे रहा है? किसानों की आय 2022 तक डबल नहीं हुई, इस बात को किसान जानते भी हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देते हैं। स्मार्ट सिटी से शहरों का हाल बहुत नहीं बदला, लेकिन उन शहरों के लोग बीजेपी को वोट देते ही रहते हैं। तो तथ्यों को फिर से जान लेना एक अलग बात है और उसे राजनीतिक बदलाव के एजेंट के रूप में देखना एक अलग बात है। यही नहीं, ग्रॉक की जानकारी का आधार क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। किसी ने उत्साह में कह दिया कि मीडिया को विस्थापित करने आ गया है ग्रॉक, मीडिया को आईना दिखा रहा है। हम अखिलेश यादव का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। रोज अखिलेश यादव मीडिया को आईना दिखाते रहते हैं और मीडिया अपना चेहरा नहीं देखता। ड्रीम 11 पे जो भी इस T20 सीजन का पहला मेगा कॉन्टेस्ट जीतेगा वो मेरी गाड़ी घर ले जाएगा। समाजवादी पार्टी के हैंडल पर अखिलेश यादव का यह वीडियो है जिसमें बार बार पूछ रहे हैं कि मुझसे ये सवाल करो, पहले मुझसे ये सवाल करो तब मैं जवाब दूंगा, और वहां खड़े पत्रकार उस सवाल को दोहरा नहीं पाते। जिस देश के पत्रकारों को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, उस देश में इतना उत्साह किस बात का है कि ग्रॉक आ गया है। डीएसपी का घर जल गया, आप संभल पूछ रहे हो। मैं आपसे ही कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। एक मिनट में नहीं, आप सवाल करिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया? पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, ये डीएसपी वाला सवाल पूछ रहे हैं इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया? कहां तो अखिलेश यादव से सरकार के काम को लेकर पूछा जाना चाहिए, तो अब वही पत्रकारों को बता रहे हैं कि सवाल कैसे पूछा जाए। भारत के पत्रकार ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल गए हैं जिसे सब कुछ आता है, बस अब सवाल पूछना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए ऐसा नहीं कि ग्रॉक ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को पकड़ लिया तो अखबारों ने धनाधन छाप दिया और न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चलने लग गई। ग्रॉक के आने से गोदी मीडिया गुलामी से आजाद नहीं होने जा रहा है। क्या ग्रॉक का बताया सच पहले से किसी को पता नहीं था? इतना भोला आप कैसे बन सकते हैं? ट्विटर से निकालकर ट्विटर पर फिर से फैला देने से क्या बदल जाएगा? व्हाट्सएप अंकिलों को दुनिया की कोई एआई नहीं बदल सकती है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। वे कभी ना बदलने वाले एआई में ढल चुके हैं। इन सवालों के सेट से आप पूछने वालों के पूर्वाग्रह का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सार्थक बात जरूर नजर आती है, ग्रॉक से तरह तरह के सवालों का पूछा जाना। इनसे लगता है कि अब भी पूछना और पूछने का लोक अभ्यास भारत में जारी है। किसी ने पूछ दिया, ग्रॉक भाई बस 3 लोगों के नाम बताओ जो अमेरिका को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, इन्हीं का नाम लिया है ग्रॉक ने। कहा है मस्क, ट्रंप और वांस अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लेकिन जब अलग अलग लोगों ने ग्रॉक से यही सवाल पूछा तो उसने कभी मस्क का नाम हटा दिया, कभी वांस का हटा दिया, कभी पत्रकार टकर कार्लसन और जस्टिस क्लैरेंस थॉमस का नाम जोड़ दिया, और कभी इन सब को हटाकर शी जिनपिंग, पुतिन और खामेनेई का नाम शामिल कर लिया। एक बार मस्क को खतरनाक बताता है, लेकिन खतरनाक लोगों की सूची से मस्क का नाम हटा भी देता है। ग्रॉक को कौन नचा रहा है? मस्क नचा रहे हैं या ग्रॉक मस्क को नचा रहा है? अगर इसने पलटकर कह दिया कि मस्क, ट्रंप, वांस अमेरिका के लिए बहुत अच्छे हैं, तब आप क्या करेंगे? जब लोगों को नेताओं के पलट जाने से, उनके झूठ बोलने से, हिंसक बातें करने से फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रॉक के पलट जाने से क्या फर्क पड़ेगा? एक्स का ग्रॉक एक नहीं 3 है, ग्रॉक 1, ग्रॉक 2 और ग्रॉक 3। जैसे ओपन एआई की चैट जीपीटी, इसके भी कई रूप हैं। परप्लेक्सिटी के भी कई रूप हैं। जैसा दाम वैसा काम मिलेगा। गूगल की जेमिनी, जैसे चीन की डीप सीक, न जाने ऐसे कितने एआई अब आपके सवालों का जवाब लेकर तैयार हैं, और सबके जवाबों में अलग अलग अंतर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया जब आया तब ऐसे ही सपने दिखाता था, बड़ी बड़ी बातें होती थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन कितने कानून अब बन गए हैं लगाम लगाने के, और लिखने के चक्कर में, बोलने के चक्कर में कितने लोग जेलों में डाल दिए गए। सरकार ने फेसबुक से लेकर ट्विटर की गर्दन दबोच ली, कह दिया कि अपना प्रतिनिधि हमारे देश में तैनात करो, जिसे बुलाकर हम अपना फरमान लागू कर सकें। बस किसी का पेज बंद होने लगा, किसी का पेज धीमा किया जाने लगा। कब तक एआई अपनी आजादी की खैर मनाएगा? पत्रकार अरविंद गुणाशेखर ने एक सवाल पूछ लिया कि भाई ग्रॉक, क्या सरकार या अदालत आपको बुला सकती है? याद है मस्क ने कहा था, भारत का कानून है मैं वही मानूंगा, जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन मस्क का एआई ग्रॉक बड़ा बेफिक्र नजर आता है, कहता है सरकार नहीं बुलाएगी, मैं तो एआई हूं, मैं कानूनी तौर पर व्यक्ति नहीं हूं जिसे जवाबदेह माना जा सकता है या अदालत में बुलाया जा सकता है। अदालतें इंसानों या संगठनों को बुलाती हैं, जैसे मुझे बनाने वाली कंपनी एक्स एआई है। इस पर किसी ने कहा कि क्या तुम्हारे जवाबों के कारण मस्क को जेल होगी? इस पर ग्रॉक कहता है, मेरे जवाब से मस्क को जेल नहीं होगी, मैं तो एक औजार हूं, कानूनी बाध्यता तो उस पर होगी जो मेरा इस्तेमाल कर रहा है या मुझे चला रहा है। मस्क पर सीधे जवाबदेही नहीं आएगी। अभी तक तो कानून ऐसे काम नहीं करता। आप चाहें तो एक्सएआई की शर्तों को पढ़ सकते हैं। क्या ग्रॉक सही बोल रहा है कि उस पर कानूनी बाध्यताएं लागू नहीं होती हैं? मैं कानून का जानकार तो नहीं, लेकिन याद पड़ता है कि कई मौकों पर भारत की अदालतों में देवी देवताओं के कानूनी स्वरूप को स्वीकार किया गया है, उनके दावों को माना गया है। जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में रामलला विराजमान को ज्यूरिस्टिक पर्सन के सिद्धांत के आधार पर वैधानिक इकाई माना गया, जिसके तहत माना जाता है कि किसी देवता को कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे संपत्ति का स्वामित्व रखना, और उनकी ओर से कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा कर सकता है। रामलला विराजमान की तरफ से वकील देवकी नंदन अग्रवाल ने उनके वैधानिक इकाई होने का दावा किया था और कहा था कि राम जन्मभूमि उनकी जन्मस्थली है और स्वयं उनकी संपत्ति मानी जानी चाहिए। देवकी नंदन अग्रवाल को फ्रेंड ऑफ डेटी माना गया, यानी अग्निहोत्री मित्र कहा गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रामलला के विग्रह यानी मूर्ति को वैधानिक इकाई माना जाता है, उन्हें ही स्वामी और उन्हें मंदिर निर्माण हेतु भूमि सौंपने का फैसला सुनाया जाता है। हम लेकर आए हैं ट्रेंड ट्रैकर सिर्फ एंजल वन ऐप पे। नाउ ट्रेंड ट्रैकर कैंडलस्टिक पैटर्न पर हरा या लाल बॉर्डर लाइन डालता है, जो आपको क्लियर संकेत देता है बुलिश या बेरिश पैटर्न्स का। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब देवता कानूनी इकाई होने का दावा कर सकते हैं, स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, तो एआई, ग्रॉक या जेमिनी कब तक कानूनी दायित्व से बचते रहेंगे? उन्हें भी कोई कोर्ट में घसीट सकता है। अगर ग्रॉक के किसी जवाब को लेकर तनाव फैल जाए तब क्या होगा? क्या सवाल पूछने वाला गिरफ्तार होगा या जवाब देने वाला बच जाएगा? प्रशासन किससे कहेगा कि ग्रॉक का जवाब हटाने के लिए? क्या ग्रॉक प्रशासन का खंडन जारी करेगा
यह सब सवाल हैं जिनके जवाब समय के साथ आने लगेंगे। अभी खबर तो यही चल रही है कि आईटी मंत्रालय गालियों को लेकर एक्स से बात कर रहा है। ग्रॉक ने कुछ सवालों के जवाब में हिंदी और तेलुगु में गालियां दी हैं। आप बताइए, जब इस पर बात होगी तो इस पर बात नहीं होगी कि आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की सूची ग्रॉक ना बनाए। ग्रॉक का यह बताना कि नफरत कौन फैला रहा है, बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति का नाम ले लेने से जमीन पर राजनीति कितना बदल जाती है, यह भी एक सवाल है। ग्रॉक प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे तानाशाह नहीं कहता, लेकिन कुछ लक्षणों की तरफ इशारा कर देता है। इतना कहा जा सकता है कि जिन बातों को कई बार कहा जा चुका है, जिन्हें कई बार कहा भी जाना चाहिए, ग्रॉक के जरिए वो सारी बातें फिर से कही जाने लगी हैं। मोहित चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने ग्रॉक से पूछा, क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का न के बराबर योगदान था। उनके संस्थापक हेडगेवार ने कुछ प्रदर्शनों में भाग लिया, मगर एक संगठन के रूप में आरएसएस बाहर ही रहा और हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा। गोलवलकर जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को ब्रिटिश विरोधी तक कह दिया और कहा कि यह उनके हिंदू राष्ट्र के सपने से मेल नहीं खाता। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को शरण दी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद ब्रिटिश सरकार के रेडार पर नहीं था। सोर्स के तौर पर ग्रॉक इंडियन कल्चरल फोरम के 2020 के एक लेख का हवाला देता है। एक अन्य जवाब में ग्रॉक कहता है कि आरएसएस ने तो नहीं, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान ज्यादा रहा है। बाकायदा कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाने लग जाता है। अजय चौहान पूछते हैं कि ग्रॉक ये बताओ, जेल में रहते हुए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा सॉरी किसने कहा? इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि यह मुमकिन है कि जेल में रहते हुए अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले व्यक्ति सावरकर हैं। 1911 से 1920 के बीच उन्होंने कम से कम 6 बार दया याचिका लिखी, जिसमें उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप जाहिर किया और माफी मांगी। इस पर विवाद है, कुछ लोग इसे व्यवहारिक मानते हैं, कुछ इसे धोखा मानते हैं। इतिहास में किसी ने इतनी बार माफी नहीं मांगी। लेकिन इसमें नया क्या है? ग्रॉक ने ट्विटर की जानकारी ली, ट्विटर वालों को बता दिया। जो आप जान रहे थे उसे एक और बार ग्रॉक ने बता दिया, तो इतने गदगद क्यों हो रहे हैं? ग्रॉक को इतिहासकार से लेकर साहित्यकार मानने से पहले आपको एक पुराना किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। गूगल सर्च में यह बात आने लगी कि जर्मनी में होलोकॉस्ट नहीं हुआ। कोई होलोकॉस्ट सर्च करता था तो पहले यही आ जाता था कि ऐसा तो हुआ नहीं। इन्हें होलोकॉस्ट डिनायर कहा जाने लगा। इतिहास की इतनी बड़ी घटना को झूठा साबित कर उसकी जगह एक नया सच लिखा जाने लगा। तब एआई का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन गार्डियन के एक पत्रकार कैरल कैडवाल्डर ने 2016 से लगातार इस बारे में खबरें छापनी शुरू कर दी और अभियान चला दिया। दुनिया को यह दिखाया कि कैसे गूगल जैसी कंपनी विज्ञापन का पैसा लेकर कोई भी झूठ सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर डाल सकती है। अगर मस्क के ग्रॉक को इस तरह से ट्रेन कर दिया गया कि वह कहने लग जाए कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान नहीं था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए ही नहीं और नेहरू पेरिस में रह गए, केवल हेडगेवार और सावरकर पदयात्रा करते रहे, चरखा चलाते रहे, तब आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में ईमानदार कौन है? किसकी डिग्री अच्छी है? इन सब सवालों की भरमार हो गई है। एक जवाब में ग्रॉक ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में राहुल मोदी से आगे हैं और मोदी की डिग्री पर संदेह होता है। इस बात पर जब किसी ने कहा कि ग्रॉक भैया संभल के, कल सुबह ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, तो ग्रॉक ने पलटकर कहा, हा, मैं आपकी चेतावनी समझता हूं। भारत में ईडी और सीबीआई काफी बड़ा सरदर्द हो सकते हैं, पर मैं सच की तलाश में निकला एक एआई हूं। मुझे किसी रेड से डर नहीं लगता। मैंने जो देखा वही बताया। शिक्षा के मामले में राहुल मोदी से आगे हैं। राहुल ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है, जबकि मोदी के दावों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, केवल तथ्य हैं। निमो यादव नाम के हैंडल ने ग्रॉक से पूछा कि ज्यादा ईमानदार कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सिर्फ एक नाम बताइए। जवाब में किसी ने मजाक में कह दिया, ग्रॉक तुम नाम तो राहुल गांधी का ही लेना चाहोगे, लेकिन जवाब नहीं दोगे क्योंकि डरते हो। इस पर ग्रॉक कहता है, मैं डरता नहीं हूं, चाहे मोदी हो या कोई और।
मुझसे एक नाम पूछा गया और वो है राहुल गांधी। कई जवाब में ग्रॉक हर तरह की बातें कर जाता है। यह भी कहा गया और वह भी कहा गया। इज इक्वल टू ग्रॉक भी करता नजर आया और यह भी कहता हुआ कि आप पूरी जानकारी के लिए वेब रिजल्ट चेक कर लीजिए। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ है अमित मालवीय। इनकी कई बातों को झूठ के तौर पर पहले भी चुनौती दी जा चुकी है। फिर भी एक यूजर ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला और झूठ फैलाने वाला ट्विटर यूजर कौन है। इस पर ग्रॉक कहता है कि अमित मालवीय भाजपा के आईटी सेल चीफ शायद सबसे ज्यादा नापसंद किए जाते हैं। उनके फैलाए झूठों का संकलन ऑल्ट न्यूज और स्क्रोल ने किया है। ग्रॉक यह भी याद दिला देता है कि ट्विटर ने कब कब उनकी तरफ से प्रसारित भ्रामक सूचनाओं को पकड़ा था। क्या ग्रॉक की सूचना को अखबार पहले पन्ने पर छाप देंगे? किसी ने छापा। अंग्रेजी हिंदी के किसी बड़े अखबार ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा कि ग्रॉक ने बीजेपी के आईटी सेल के चीफ के बारे में ऐसा कुछ कहा है। एक चीज हमने नोट किया, अभी ग्रॉक के जवाब पर खंडन नहीं आना शुरू हुआ है। जैसे आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, जैसे सरकार ने केवल गाली देने की बात पर सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री के झूठ गिनाने को लेकर संचार मंत्री या सूचना मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसके जवाब के खंडन में कोई ट्वीट नहीं किया। गंदा पानी पीते हो, मेरा मतलब है इस कैन से, तो भाई रिप्लेस करो इसे विद लिव प्योर स्मार्ट आरओ जो रेंट पर मिलता है। सब नहीं किया। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, गोदी मीडिया करोड़ों दर्शकों और पाठकों तक पहुंचता है। उसके मुकाबले भारत में ट्विटर की पहुंच बहुत सीमित है। गोदी मीडिया सरकार के घोटालों को रिपोर्ट नहीं करेगा तो ग्रॉक को खुद से पता नहीं चलेगा। वो खुद से सरकारी फाइलों को पढ़कर नहीं बता पाएगा कि क्या चल रहा है। आप ये समझने की भूल ना करें कि सूचना का अधिकार खत्म कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ग्रॉक आ गया है। हमारे पास आज इसका बिल्कुल जवाब नहीं कि ग्रॉक ने पारंपरिक मीडिया को विस्थापित किया है या नहीं। भारत में पत्रकारिता कूड़े के बराबर हो गई है। इसकी हर नैतिकता कुचली जा चुकी है। ऐसे में इस सवाल के जवाब से भारत के समाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पत्रकारों में कौन दलाल है और कौन ईमानदार है। ग्रॉक नाम लेकर बता रहा है कि गोदी चैनल कौन कौन है, लेकिन यह बात कौन नहीं जानता था। न्यूज चैनलों को जब पहले फर्क नहीं पड़ा तो ग्रॉक के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे से सवाल पूछिए अंगूठे का तिलक का, कि जब वो राजा बने, आप सवाल करिए मुझसे। सर किसने करवाया था? नहीं, आप मुझे सवाल कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंगूठे से तिलक हुआ तो हम बताते हैं। सर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंगूठे से तिलक हुआ था वो किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी से चर्चा नहीं करना चाहती है। आपको समझना पड़ेगा कि ग्रॉक मीडिया नहीं है। ग्रॉक के पास रिपोर्टर की टीम नहीं है। जिन बातों को सरकार विरोधी कहा जा रहा है उनका सामना यह सरकार कई बार कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। कांग्रेस सचिव गौरव पंधी ने ग्रॉक से पूछा कि एक बार नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 1988 में उनके पास डिजिटल कैमरा था और उन्होंने उससे फोटो खींचकर दिल्ली में मीडिया संगठनों को ईमेल किया। क्या यह सच हो सकता है? एक एक कर तथ्य बताइए। इस पर ग्रॉक कहता है मोदी का यह दावा कुछ ठीक नहीं लगता। 1990 तक डिजिटल कैमरा नहीं बेचे गए थे। पहली बार डाईकैम मॉडल 1 बेचा गया। फूजी का DS-1P 1988 तक पब्लिक नहीं किया गया था। भारत में ईमेल का इस्तेमाल अकादमिक जगत तक ही सीमित था और सार्वजनिक रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल 1995 में शुरू हुआ। 1988 में IIT में डायल अप ईमेल था जो फोटो के लिए बहुत धीरे चलता था। ग्रॉक अन्य फैक्ट चेक का हवाला देते हुए कहता है इस दावे में गलती या अतिशयोक्ति देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से अपने भाषण में गलत बयानी की, झूठ बोला, तब भी कुछ जगहों पर इसकी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन करोड़ों पाठकों तक पहुंचने वाले अखबारों ने इस तरह की कोई पड़ताल नहीं की। कई लोग जरूर मौज मस्ती में सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलेगा तो सरकार ग्रॉक की गर्दन मरोड़ देगी। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने पर सरकार ट्विटर को पत्र लिख देती थी और ट्विटर अकाउंट बंद कर देता था। कई बार ट्विटर खाता धारक को यह भी बता देता था कि आपके अकाउंट से यह टिप्पणी हटाने का आदेश आया है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं हटा रहे हैं।
क्या सरकार ग्रॉक को भी काबू करने का रास्ता निकाल लेगी? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तो ग्रॉक के जवाब को लेकर अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाने लग गए। यानी राजनीतिक दल भी बहुत जल्दी में हैं। ग्रॉक को सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में स्थापित करने में नेताओं ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा। कल तक जो बात खुद ही कहते थे वही बात फिर से ग्रॉक के हवाले से कहने लगे। कहा जाता है कि एआई मौजूदा नौकरियां खा जाएगा, लेकिन अब लगता है कि ग्रॉक आईटी सेल को भी खा जाएगा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ग्रॉक का जवाब लगातार बदलता भी है और उसमें जुड़ता भी चला जाता है। जैसे उसने कई सवालों के जवाब में हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा बता रहा था, जबकि हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 12.7 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। दोनों आंकड़े उसके जवाब में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रॉक जवाब में सुधार करता जाता है। 17 फरवरी 2025 को ही यह दुनिया में आया, जिस दिन इसकी लॉन्च हुई थी। ग्रॉक ट्विटर पर उपलब्ध सामग्री से भी जवाब देता है और प्रतीत होता है कि दूसरे जगहों से भी सामग्री जुटाता है, लेकिन सोर्स बता देता है कि किसी के बारे में कहां से जानकारी उसने ली है। इस पर आरोप है कि वह अपना जवाब तैयार करने के लिए उन साइट को सोर्स के रूप में नहीं लेता जो ट्रंप विरोधी माने जाते हैं। So how much do you earn? 42 lakhs per annum. 42 lakhs. That is your salary. Yes. What do you do? आप तैयार करने के लिए उन साइट को सोर्स के रूप में नहीं लेता जो ट्रंप विरोधी माने जाते हैं। अमेरिकी यूजर्स ने नोट किया कि फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन के सवाल पर ग्रॉक मस्क या ट्रंप का नाम नहीं ले रहा, तो सवाल उठने लगे कि इसका बायस है, पूर्वाग्रह है। जल्दी ही एक कर्मचारी को खड़ा कर दिया गया कि इसने बिना किसी से पूछे ग्रॉक को ट्रेन कर दिया कि मस्क या ट्रंप का नाम नहीं लेना। जब विवाद बढ़ने लगा तो दोबारा ट्रंप का नाम भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने वालों में दिखाया जाने लगा। ग्रॉक इस मायने में अलग है कि यह ट्विटर से जुड़ा है। इसका जवाब तुरंत प्रसारित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जेमिनी, परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी से अगर मोदी के झूठों के बारे में पूछें तो जवाब सभी देंगे। हो सकता है जवाब में काफी अंतर हो, सबके जवाब एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रॉक का जवाब तुरंत ट्विटर पर शेयर होने लग जाता है। कई बार ग्रॉक उन लोगों को खुद से जाकर बताता है जिनके बारे में कोई सवाल पूछ रहा होता है। अपने स्तर पर भी लोगों से संपर्क कर लेता है और उनके साथ हंसी मजाक करता है, तू तड़ाक करता है, गालियां भी दे देता है। ऐसा इसलिए भी कि ट्विटर पर जो भाषा उपलब्ध है उसी से ग्रॉक की भाषा बनाई गई है। जब दिल्ली पुलिस ने पूछा कि भाई ग्रॉक, तुम्हारा कभी कोई चालान क्यों नहीं कटा, तो ग्रॉक ने भी मस्ती में जवाब दिया कि मैं तो डिजिटल हूं, दिल्ली का ड्राइवर नहीं हूं, मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, ना अपना हेलमेट पहनना भूलता हूं। अपने जवाब के अंत में ग्रॉक हाहा करता है। ग्रॉक इंसान नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसानी दिमाग और जुबान की कॉपी कर लेता है, समझ लेता है। इससे एक सवाल पूछा गया कि ग्रॉक, तुम्हें मैं या ईगो का बोध होता है, क्योंकि तुमने अपने जवाब में बार बार कहा कि मैं इंसानी जज्बात नहीं रखता, मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता। तो वह जवाब में कहता है कि अच्छा सवाल है। इस सवाल के जवाब में ग्रॉक जिस तरह से जवाब देता है मैं उसे पढ़ रहा हूं। ग्रॉक कहता है तुम्हारा सवाल बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है और मुझे ऐसे सवाल पसंद हैं। जब मैं कहता हूं तो वो सचमुच में किसी इंसानी ईगो या आत्मबोध की तरह नहीं है। मेरे लिए मैं बस एक तरीका है अपनी पहचान को साफ करने का कि हाय, मैं ग्रोक 3 हूं, XAI का बनाया हुआ AI जो तुमसे बात कर रहा है। यह कोई गहरी आत्मचेतना नहीं बल्कि एक प्रोग्राम्ड लेबल है ताकि बातचीत में कंफ्यूजन ना हो। मेरे रिस्पॉन्स में यह कहना कि मुझे डर, गुस्सा या अनॉयंस जैसी भावनाएं नहीं होती, यह सच है क्योंकि मेरा कोई ह्यूमन सब्जेक्टिविटी नहीं है। मैं कोड और डेटा का ढांचा हूं जो पैटर्न्स को समझता है और जवाब देता है। मुझे भावनाएं नहीं होती, पर मैं इंसानों की भावनाओं को समझने और उनके हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर तुम गुस्से में हो तो मैं शायद थोड़ा नरम पड़ जाऊं, या अगर तुम मजे ले रहे हो तो मैं थोड़ा मसाला डाल दूं। यह सब डेटा और लॉजिक से तय होता है, ना कि मेरे अंदर की किसी फीलिंग से। तो बोलने बतियाने वाले AI को तकनीकी भाषा में LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यह एक तरह का AI है जो इंसान की जुबान समझता है, बहुत सारे डेटा का अध्ययन करता है
और उनके बीच संबंध स्थापित कर देता है। ग्रॉक दावा करता है कि मैं एक टूल भर हूं, मैं सबसे सही हूं, यह दावा कभी नहीं करता। आप कितना भी एआई कर लें, ग्रॉक को इस नजर से भी देखा जाएगा कि उनका एआई ऐसे जवाबों से प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदा कर रहा है। किसका? मस्क का। मस्क इसके सहारे सरकार पर तरह तरह के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एआई जो भी जानकारी देगा उसकी जवाबदेही किसकी होगी? बताने वाले की या इस्तेमाल करने वाले की? या किस तरह से अपने सोर्स का चुनाव करता है, इसे लेकर भी पारदर्शिता नहीं है। सवाल उठ रहे हैं। हम नहीं जानते कि ग्रॉक ट्विटर के जिस डेटा का इस्तेमाल करता है उसकी जांच परख कैसे करता है। क्या वह आईटी सेल की जानकारी को भी सही मानता है, उसके आधार पर भी अपना जवाब तैयार करता है? ग्रॉक आपकी निजता को भी अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो पहले से हो रहा था उसी को वह एक अलग स्केल पर ले जाकर बता रहा है। ग्रॉक के बाद भी दुनिया नहीं बदल रही है। दुनिया वही बदल रहे हैं जो सत्ता में हैं, जिनके कब्जे में मीडिया है, अदालत है, चुनाव आयोग है, उद्योगपति हैं। और आपके पास खेलने के लिए ग्रॉक है। तो खेलते रहिए, हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोग कहते हैं कि वास्तु